हाय दोस्तों, आपके बीच में एक बार पुनः आपके जिनोलिया सर वापस आ चुके हैं। और कल हमने पढ़ा था संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका की बात करें अपन तो उसमें हमने पढ़ा था कि साहब 4 स्टेप में संघीय कार्यपालिका को यानी संघ सरकार को हमने डिवाइड किया था। और उसमें पहला स्टेप हम पढ़ने गए थे राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 में हमने पूरा समझाया था आपको। अगर आपको अच्छे से याद हो तो कल जो हम पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि अनुच्छेद 52 से 62 तक हम चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा राष्ट्रपति विशेष। यानी राष्ट्रपति विशेष में हम क्या करेंगे, पूरे 52 to 62 तक जो भी रहा है, प्रोसेस रहा है, या कौन कौन राष्ट्रपति बना है, किसने क्या खास किया है, उसके बारे में हम सारे इन्फॉर्मेशन इस राष्ट्रपति विशेष में पढ़ेंगे। तो कल इसके ऊपर चर्चा कर चुके थे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके बारे में शायद आपको याद हो तो हमने बताया था कि कहाँ से हैं, तो वो जगह भी हमने बताई थी कि जीरादेई से हैं। और इनका डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो तो हमने बताया था कहाँ से हैं, तो सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं। वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें तो श्री रामनाथ कोविंद हैं। और रामनाथ कोविंद के बारे में अगर आपको ज्ञात हो तो हमने कल चर्चा की थी कि ये परो गाँव डेरापुर तहसील कानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से हैं। हमने कहा कि साहब इनका व्यक्तिगत क्रम की बात करें तो 14वां स्थान है, और निर्वाचन की दृष्टि से इनका कौन सा है? 15वां स्थान है। अब बात करें हम कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, टेम्परेरी एक्टिंग जो प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, वो कौन रहे हैं? तो वीवी गिरी रहे हैं, जिनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकट गिरी। यानी इसको याद अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि साहब 2 बार गिरी हैं, वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी, मतलब 2 बार गिरी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं। हमने कहा कि साहब भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन? तो KR नारायणन, यानी कोचिरल रमन नारायणन। हम कहें कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र सिख राष्ट्रपति हुए हैं भारत के ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति हैं ये। इनके बारे में आगे अपन एक एक राष्ट्रपति के बारे में जब चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्ञानी जैल सिंह के बारे में भी अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि साहब भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तो वैज्ञानिक राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अब बात करते हैं कि साहब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से सुना है, क्योंकि ये भारत की एकमात्र क्या है, ये महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। छोटी लोसल सीकर से इनका संबंध रहा है, क्योंकि इनका ससुराल पक्ष यहाँ से हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि साहब ये पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो अपने ही राज्य में राज्यपाल कैसी रही हैं? तो इनके ससुराल वाले यहाँ के रहने वाले हैं, वैसे वो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो इनके पास जो नागरिकता है, डोमिशियल सर्टिफिकेट जो है इनका, वो कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। अब बात करते हैं, जब इतनी चर्चा हो चुकी है तो हल्की सी चर्चा देखिए, नोट्स पे भी डाले, मैंने नोट में डाला है कि साहब अगर क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि विश्व में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी तो कौन बनी? तो मॉर्म स्टेला स्बेल बनी। कौन बनी? मॉर्म स्टेला स्बेल अर्जेंटीना की बनी। और ये 1 जुलाई 1974 से लेकर 24 मार्च 1976 तक रही हैं। क्लियर है? यहीं से एक क्वेश्चन और बन गया कि साहब एशिया महाद्वीप की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो एशिया महाद्वीप की पहली महिला राष्ट्रपति अगर कोई बनी हैं तो वो हैं चंद्रिका कुमारी तुंगे। कौन बनी हैं? चंद्रिका कुमारी तुंगे श्रीलंका की हैं। और ये 12 नवंबर 1994 से लेकर 19 नवंबर 2005 तक क्या रही हैं? इस पद पर रही हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक सूचना और दे दूँ मैं आपको कि चंद्रिका कुमारी तुंगे की सुपुत्री, यानी इनकी जो बेटी हैं, वो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके। क्लियर है? श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके, जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव उन्हें हासिल हुआ था। अब अगला क्वेश्चन क्या बना कि द्वितीय चक्र की मतगणना में विजयी होने वाला, यानी फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड हुआ था, और द्वितीय चक्र की मतगणना में विजयी होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन? तो वीवी गिरी। ये वही वीवी गिरी हैं जो टेम्परेरी क्या बने थे आपके, यानी एक्टिंग आपके प्रेसिडेंट बने थे, कार्यवाहक बने थे। वो क्यों बने थे उसकी चर्चा भी अपन करेंगे आगे। फिर आता है कि एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति,
यानी कौन है वो? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीलम संजीव रेड्डी जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने आए थे, तब ये चौथी लोकसभा से क्या दे के आए थे? त्यागपत्र देकर आए थे। चौथी लोकसभा से त्यागपत्र दे के आए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने आए और ये चुनाव हार गए थे। क्लियर है? ये क्या हो गए थे? चुनाव हार गए थे। उसके बाद में ये छठी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वहाँ से ये त्यागपत्र दे के आए, इस बार चुनाव लड़ने आए तो ये निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन इनके लिए देखो एक क्वेश्चन और भी बन गया कि साहब भारत में वो पहला ऐसा लोकसभा स्पीकर, जो पहला लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, जो चौथी लोकसभा से क्या दिया था? त्यागपत्र। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। एक तो एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी। एक पहला ऐसा लोकसभा स्पीकर जिसने लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया, तो नीलम संजीव रेड्डी चौथी लोकसभा से त्यागपत्र दिया था। क्लियर है? अब बात करते हैं कि साहब पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, यानी हम क्या बात कर रहे हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त राष्ट्रपति तो कौन कौन हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। 3 मई 1969 को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। क्लियर है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके बाद जब ये चले गए थे तो उनके बाद वीवी गिरी को क्या बनाया गया था? पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। मैंने पूर्व में कहा था थोड़ी देर पहले कि हम चर्चा करेंगे कि कार्यवाहक क्यों बने वो, तो इसलिए बने क्योंकि जाकिर हुसैन साहब दुनिया छोड़ के चले गए थे, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 से लेकर ये 20 जुलाई 1969 तक क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। लेकिन 20 जुलाई को इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और देखिए भारत में एक बार ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि भारत में राष्ट्रपति का पद तो ऑलरेडी खाली था। किसका था? राष्ट्रपति पद का खाली हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि राष्ट्रपति पद खाली होते ही उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र दे दिया तो जाहिर सी बात है कि दोनों पद खाली हो गए। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीजे होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या होगा? आपके क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस वक्त कौन थे? तो 20 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्होंने ये पद 24 अगस्त 1969 तक क्या किया? इस पर काम किया, यानी टोटल 35 डेज इन्होंने इस पद पर काम किया। क्लियर है? यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि न्यूनतम समय तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला बने। कितने दिन के लिए बने? 35 डेज। क्लियर है? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। क्लियर है? अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो उस वक्त तो फिर अन्य न्यायाधीशों में से कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसको उस पद से नवाजा जाएगा, वो उस पर टेम्परेरी कार्य करेगा। क्लियर है? अब अपन जो चर्चा करेंगे आगे वो किसके बारे में करेंगे कि हमने कहा कि सब दो थे, तो एक तो हो गए जाकिर हुसैन, दूसरे भी मुस्लिम रहे हैं। कौन? फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद 11 फरवरी 1977 को दुनिया छोड़ के चले गए थे। कब गए थे? 11 फरवरी 1977 को दुनिया छोड़ के चले गए थे। ये दूसरे मुस्लिम हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि आज तक जितने भी पद पे मरे हैं राष्ट्रपति पद पर, जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो दोनों मोहम्मडन्स थे। पहले जाकिर हुसैन साहब और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं। क्लियर है? इनके जाने के बाद उपराष्ट्रपति पद पे थे बीडी जत्ती, बसप्पा दनप्पा जत्ती। क्लियर है? बहुत कम लोगों को पता होगा इनका पूरा नाम, बसप्पा दनप्पा जत्ती। इन्होंने 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक इनके पद पर कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने ये, क्योंकि उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, जाहिर सी बात है। और ये एकमात्र ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक काम किया था, 5 माह 13 दिन। 5 माह 13 दिन तक इन्होंने क्या किया था? काम किया था। अगर दोस्तों चाहो तो आपको बता दूं कि 19 घंटे और 2 मिनट भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। 5 माह 13 दिन। क्लियर है? याद रखना इस बात को। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आगे कि साहब भारत में अब तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बनी हैं या कितनों ने चुनाव जीता है। यहाँ क्वेश्चन है कि कितनी महिलाएं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी हैं। तो कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं, याद रखना। पहली महिला कौन? तो श्रीमती फुरचरण कौर। कौन थी?
अपन बात करें पहली महिला कौन, तो श्रीमती मनोहर होलकर। 1967 में मनोहर होलकर ने चुनाव लड़ा था, किसके सामने, तो वो आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के सामने चुनाव लड़ा था। किसके सामने चुनाव लड़ा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के सामने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गई थी। क्लियर है। आपको बता दूं कि ये मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं थी, इनका चौथा पांचवा स्थान था और इनको सबसे कम वोट मिले थे, यानी इनकी जमानत जब्त हो गई थी। क्लियर है। तो चुनाव लड़ने वाली पहली महिला ये थी 1967 में। उसके बाद में नंबर 2 पे कौन, फुरचरण कौर। फुरचरण कौर ने 1969 में वीवी गिरी के सामने चुनाव लड़ा। अब आपकी बात दिमाग में आ रहा होगा कि 1967 के बाद में डायरेक्ट 69 में चुनाव कैसे हो गए, 5 साल का गैप ही नहीं आ रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन 3 मई 1969 को दुनिया छोड़कर चले गए थे। इनकी जगह पे वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस पद पे काम किया था न्यूनतम 35 दिन तक, जिसकी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा था 1969 में वीवी गिरी ने, और वीवी गिरी चुनाव जीत गए थे और फुरचरण कौर भी चुनाव हार गई थी। ये मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं थी। याद रखना इस बात को कि मुख्य प्रतिद्वंदी का मतलब आमने सामने जो टक्कर होनी थी वो इनके बीच में नहीं हुई थी। इनका स्थान भी बहुत बाद में रहा है। नंबर 3 पे आती हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने सन 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने चुनाव लड़ा। लेकिन मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अगर आप बहुत सारी मार्केट में गाइड पढ़ेंगे तो कुछ गाइडें क्या कह रही हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो दोस्तों याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला श्रीमती मनोहर होलकर 1967 में थी। लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अगर कोई पहली महिला आई थी तो वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सन 2002 एपीजे अब्दुल कलाम के सामने आमने सामने इनकी टक्कर हुई थी और इसमें कलाम साहब क्या रहे थे, चुनाव जीत गए थे। क्लियर है। फिर अब बात करते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 की बात करें अपन तो कौन, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सन 2007 और भैरों सिंह शेखावत के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। आपको बता दूं भैरों सिंह शेखावत का भी संबंध कहाँ से है, तो खाचरियाबाद सीकर राजस्थान से हैं, जो आपको बता दूं कि राजस्थान के सीएम रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे हैं और देश के 11वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनके सामने यानी दोनों ही सीकर से बिलोंग करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो प्रतिभा पाटिल का ससुराल पक्ष अगर छोटी लोसल सीकर है तो ये भी सीकर से हैं। तो आमने सामने इनकी टक्कर हुई थी। अपन कह सकते हैं कि बाबोशाह और बहूशाह के सामने आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें बाबोशाह चुनाव हार गए थे। क्लियर है। और प्रतिभा पाटिल एकमात्र ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो चुनावों में क्या रही थी, विजयी रही थी और ये राष्ट्रपति बनी थी। जो आज तक के इतिहास में भारत में हम बात करें तो एकमात्र महिला राष्ट्रपति कोई रही है तो वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल सन 2007 से लेकर सन 2012 तक। क्लियर है। हाल ही में 2017 में जो चुनाव हुए हैं उसमें श्रीमती मीरा कुमार क्या रही हैं, रामनाथ कोविंद के सामने 2017 में चुनाव लड़ी हैं और इसमें रामनाथ कोविंद विजयी रहे हैं, मीरा कुमार चुनाव हार गई है। तो चुनाव हारने वाले कौन कौन, श्रीमती मनोहर होलकर और फुरचरण कौर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और श्रीमती मीरा कुमार। क्लियर है। एकमात्र विजयी कौन, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल। मीरा कुमार के बारे में आपने देखा होगा कि मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में क्या रही हैं, लोकसभा स्पीकर रही हैं। एकमात्र महिला स्पीकर, सॉरी अपन कह सकते हैं प्रथम महिला स्पीकर, क्योंकि दूसरी सुमित्रा महाजन रही हैं। तो एक अपन कह सकते हैं कि एकमात्र दलित महिला अगर कोई बात करें अपन कि लोकसभा अध्यक्ष रही हैं तो वो कौन है, श्रीमती मीरा कुमार। सासाराम बिहार से इनका चुनावी सांसद है और ये आपको मालूम होगा कि इनके पिता बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं और नेहरू सरकार में अंतरिम सरकार का जब गठन हो रहा था तो वो श्रम मंत्री भी रहे हैं। जगजीवन राम, जो भारत के इतिहास में अब तक में सबसे लंबे समय तक अगर मंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके नाम रहा है वो बाबू जगजीवन राम, जो इनके पिता हैं मीरा कुमार के, वो सासाराम बिहार से आते थे और आपको बता दूँ कि 32 वर्ष तक वो मंत्री रहे हैं। क्लियर है। अब अपन आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं उसी में अगला पॉइंट जो अपना होगा कि साहब सर्वाधिक समय तक, अगला क्वेश्चन होगा अपना कि साहब सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति अगर कोई रहा है, सर्वाधिक समय तक कोई राष्ट्रपति रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। 10 वर्ष निर्वाचन के ही हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, याद रखना हम निर्वाचन के ही काउंट कर रहे हैं। वैसे ही बात की जाए तो वो कब से रहे हैं तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि 26 जनवरी कब तक
26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी 1950 से लेकर और 1962 तक रहे हैं। क्लियर है। तो हमने निर्वाचन का 52 to 62 का ही काउंट किया है, 10 वर्ष तक रहे हैं। अगर हम बात करें न्यूनतम समय तक कोई राष्ट्रपति रहा है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कितने दिन? 355 दिन। कैसे? 1 वर्ष 11 माह 20 दिन। यानी किस दिन बने थे? तो इसकी चर्चा हमने की थी कि साहब ये 13 मई 1967 को बने थे, लेकिन दुर्भाग्य से 3 मई 1969 को दुनिया छोड़कर ये चले गए। इनको काउंट करोगे आप तो 1 वर्ष 11 माह 20 दिन आएंगे, यानी 355 दिन आएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन आगे कि साहब और कुछ खास रहा है इसमें? हाँ जी, सबसे युवा राष्ट्रपति अगर कोई रहे हैं तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। कौन रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी। 64 वर्ष 2 माह 6 दिन के बने थे। अब सोच रहे होंगे कि साहब युवा ये रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनके बाद ही बड़ी उम्र के लोग ही बने हैं। ये सबसे न्यूनतम कम उम्र के यही थे। 64 वर्ष जिस दिन राष्ट्रपति बने थे, 64 वर्ष 2 माह 6 दिन के थे ये। और सबसे उम्रदराज बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, उम्रदराज है ना, जिसकी उम्र दराज में हो। क्लियर है। उम्रदराज आर वेंकटरमन। क्लियर है। और आर वेंकटरमन यानी रामास्वामी वेंकटरमन 76 वर्ष 2 माह 20 दिन के ये राष्ट्रपति बने थे। 76 वर्ष 2 माह 20 दिन के ये क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, अपना जो चैप्टर आएगा इसी में चल रहे हैं अपन। आगे का बिंदु जो होगा कि एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, तो वो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्यों रहा? क्योंकि साहब उस वक्त राष्ट्रपति जाकिर हुसैन दुनिया छोड़ के चले गए। उपराष्ट्रपति पद पे वीवी गिरी थे, जिन्होंने कार्यवाहक का पद संभाला था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उस कंडीशन में उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा, तो वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। क्लियर है। अब बात करते हैं कि साहब एकमात्र राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और चांसेस रहते हैं इसके, कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का प्रयोग किया था, तो वो कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। किस लिए किया? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के अकॉर्डिंग किया। अनुच्छेद 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास क्या है? वीटो पावर है, जिसकी चर्चा अपन राष्ट्रपति की शक्तियों में विशेष करेंगे। कौन कौन सी वीटो पावर है, कहाँ से हमने ली है, क्या मतलब होता है उनका, वो सारी चर्चाएं अपन करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एकमात्र राष्ट्रपति जो नेम बोले तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलायंस मूवमेंट के महासचिव रहे हैं, तो वो हैं ज्ञानी जेल सिंह। क्लियर है। अगला है कि सुखोई 30 विमान उड़ाने वाले पहले राष्ट्रपति, सुखोई 30 विमान उड़ाने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सुखोई 30 विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति या एकमात्र महिला राष्ट्रपति, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हम बात करें कि सर्वाधिक विदेश यात्रा करने वाला राष्ट्रपति कौन है? सर्वाधिक विदेश यात्रा करने वाला राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या हैं? सर्वाधिक विदेश यात्रा करने वाली क्या है? राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। अब है कि अगला क्वेश्चन क्या बना कि साहब राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हुए हैं? राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कितने हुए हैं? तो 3। यानी ऐसे व्यक्ति को नाम बताइए जो राष्ट्रपति पद पे आने से पहले ही उनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 26 जनवरी 1954 को इनको ये जब मिला था, तब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, न कि राष्ट्रपति। तो हमने क्वेश्चन क्या बना कि राष्ट्रपति बनने से पहले इनको मिला। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। आपको बता दूं कि भारत रत्न की शुरुआत जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब हुई थी 2 जनवरी 1954 की। एक दिन अपन नियमित आगे से क्लासें शुरू करने वाला हूं मैं, करंट की भी, और उसमें मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। करंट में रोज़ अपन अपडेट करेंगे, तो बहुत जल्दी मैं शायद स्टार्ट कर दूंगा उसकी क्लासें भी। पर डे मॉर्निंग में अपन करंट भी पढ़ेंगे और ये सब्जेक्ट अपना चलता रहेगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में मैं आपको पेपर भी सोल्व करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अपन बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वो व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। दूसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1963 में इनको क्या मिल गया था? भारत रत्न। और तीसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997। आपको बता दूं कि ये राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 2000 कब बने थे? 2 में।
जाकिर हुसैन साहब 1967 में राष्ट्रपति बने थे। और ये कब बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो 1962 में बने थे। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन आगे कि भारत के वे राष्ट्रपति, बड़ा ध्यान से सुनना, कि भारत के वे राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति न बनकर सीधे राष्ट्रपति पद पर चुने गए। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति पद पे आए, लेकिन ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट राष्ट्रपति पद पे आए। वो कितने थे? तो 8 व्यक्ति थे। कौन कौन? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्व में उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो फिर क्या थे? पूर्व में संविधान सभा के अध्यक्ष यानी सभापति थे। फिर बात करते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब पूर्व में केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर भी आसीन रह चुके हैं। फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, तो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं साहब। पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो भी चौथी और छठी। आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि ये भारत के पहले ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। एक बार चौथी से दिया और एक बार छठी से दिया है। क्लियर है। चौथे नंबर पे कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह साहब पूर्व में पंजाब के सीएम थे और उसके बाद डायरेक्ट ये क्या बने थे? गवर्नर पद पे आसीन हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूर्व में मिसाइल मैन कहलाते हैं, तो इनका तो राजनीति से कोई संबंध नहीं था, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत में अब तक गैर राजनीतिक राष्ट्रपति 2 रहे हैं। पहले हैं कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नंबर 6 पे हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल पूर्व में राजस्थान के राज्यपाल थे और यहाँ से डायरेक्ट नॉमिनेट हुई थी ये राष्ट्रपति पद के लिए। क्लियर है। और फिर आते हैं नंबर 7 पे श्री प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी 15वीं लोकसभा में क्या रहे हैं? वित्त मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया था। और नंबर 8 पे हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो पूर्व में बिहार के राज्यपाल रहे थे और वहाँ से डायरेक्ट इनका नॉमिनेशन नाम किया गया और कहा गया एनडीए की तरफ से कि हमारे आगामी जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होंगे वो रामनाथ कोविंद। अच्छा, आपको बता दूं कि इस बार 2017 के इलेक्शन जो हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, इसमें दोनों ही कैंडिडेट जो आमने सामने थे यूपीए की तरफ से और एनडीए की तरफ से, वो दोनों ही क्या थे? दलित वर्ग से थे। क्लियर है। रामनाथ कोविंद भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। पहले कौन थे? तो KR नारायणन, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। क्लियर है। और इनके सामने श्रीमती मीरा कुमार। तो इस बार से 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में क्या रहा? तो आपको बता दिया मैंने कि दोनों ही दलित वर्ग से हैं, श्रीमती मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि साहब भारत के वे राष्ट्रपति, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, कि भारत के वे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए। जैसे हमने कहा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सब 5 वर्ष का। लेकिन राष्ट्रपति के इस 5 वर्ष के कार्यकाल में आपको बता दूं कि इन 5 वर्षों के कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। यही क्वेश्चन यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि भारत के वे राष्ट्रपति, ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए भारत में जिनका कार्यकाल हमने ऑलरेडी बता दिया कितना है साहब? 5 वर्ष। और इस 5 वर्ष में कितने प्रधानमंत्री परिवर्तित हो गए साहब? तो हमने कहा प्रधानमंत्री परिवर्तित हो गए साहब 4 प्रधानमंत्री। तो कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं? 2। कौन कौन है? सबसे पहले बात करें अपन तो R वेंकटरमन। R वेंकटरमन का कार्यकाल हमने बताया 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992। क्लियर है। तो इनके कार्यकाल में वो 4 प्रधानमंत्री की चर्चा करें तो राजीव गांधी हैं 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। VP सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। एंड PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996। देख लीजिए कार्यकाल के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 4 PM आ रहे हैं इसमें। फिर आते हैं नंबर 2 पे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। PV नरसिम्हा राव इन्हीं के कार्यकाल में पुनः आएंगे 21 जून 1991 से 16 मई 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। और IK गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन कि शॉर्ट ट्रिक्स, यानी अब तक कितने राष्ट्रपति हैं वो अपन क्रम से देखें। देखो एक शॉर्टकट है इसका कि राजेंद्र राजा विफनिज्ञा वेश के महल से कलाम, प्रतिभा, मुखर्जी बाहर हो गए और कोविंद का प्रवेश हो गया। तो याद रखना यहाँ महल से साइलेंट हो जाएगा, बाहर साइलेंट हो जाएगा और का प्रवेश साइलेंट हो जाएगा। तो राजेंद्र का राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर पे हैं, रा का राधाकृष्णन 2 नंबर पे हैं, जा का जाकिर हुसैन 3 नंबर पे हैं, वी का VV गिरी 4 नंबर पे हैं,
फे का फ़खरुद्दीन 5 नंबर पे हैं, नी का नीलम संजीव रेड्डी 6 पे हैं, या का ज्ञानी जेल सिंह 7 नंबर पे हैं, वे का वेंकटरमन 8 नंबर पे हैं, से का शंकर दयाल शर्मा 9 नंबर पे हैं, के का KR नारायणन 10 नंबर पे हैं, कलाम साहब 11 नंबर पे हैं, प्रतिभा पाटिल 12 नंबर पे हैं, प्रणब मुखर्जी 13 पे हैं और रामनाथ कोविंद 14 पे हैं। क्लियर है। ये व्यक्तिगत 14 नंबर पे हैं रामनाथ कोविंद, और कार्यकाल की दृष्टि से या निर्वाचन की दृष्टि से देखा जाए तो 15वें नंबर पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन 2 बार हुआ है, तो एक क्रम आगे बढ़ गया तो 15वें नंबर पे आते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब आगे जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ अवगत करवा दूँ कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट का वीडियो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ अभी और चलेंगे 2 दिन। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में अपन बात करें, आज का जो चैप्टर इसमें होगा वो विशेष था, वो मैंने पढ़ाना आपको इसलिए उचित समझा कि उसमें पूरा निचोड़ा जाएगा। ठीक है। और छोटी जो भर्तियाँ होती हैं उनमें वो बड़ा कारगर साबित होगा। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें अपन, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम पहली शक्ति जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दोस्तों बड़ी ध्यान से सुनना, और इस पे मैं काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ और हर एक पॉइंट को इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को जब एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करे और ऐसा ना हो कि एग्जाम भवन में बैठ वो ये सोचे कि हमारे सर ने हमें ये नहीं पढ़ाया या ये मुझे नहीं आता हो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपने देखा होगा पीछे कि सारी डेट्स वगैरह सब कुछ मैंने डालने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, और वो ट्रेंड क्या रहा है कि वो डेट पूछने लगे हैं आजकल, तो इसलिए मैंने सारी डेट्स वगैरह डाले हैं। तो आज अपन राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या कहा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आर्टिकल 53 ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, और उस आर्टिकल 53 क्या कहता है तो सुनिए कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, मेरी क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से सुनना, आर्टिकल 53 क्या कह रहा है कि संघ बोले तो केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है। बट वह इन शक्तियों का प्रयोग निम्न प्राधिकारियों से, अपने नीचे जितने भी प्राधिकारी अधिकारी होंगे वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा। क्लियर है। यानी आर्टिकल 53 क्या कह रहा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इन शक्तियों का प्रयोग निम्न प्राधिकारियों व केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से करेगा। अब बात करते हैं कि साहब कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं, वो भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू में डिवाइडेड हैं। यस, 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, तो आज उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। और वो 3 कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति संबंधी शक्ति। यानी राष्ट्रपति कुछ ऐसे पदों की नियुक्ति करेगा जो बड़ी विशेष हैं। जैसे आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता को क्या बनाएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये क्वेश्चन बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि प्रधानमंत्री की खालिस्तान होती है, तो क्या होती है, नियुक्ति, निर्वाचित, मनोनीत या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना क्या होती है, नियुक्ति। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, तथा उसकी सिफारिशों पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन, राष्ट्रपति। किसके सिफारिशों पर, प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर। क्लियर है। आर्टिकल 76 क्या कहता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होगी। क्लियर है। और वर्तमान में भारत में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। क्लियर है। आर्टिकल 77 क्या कहता है, तो याद रखना, हम पूरे उसमें काफ़ी बार कहते आ रहा हूँ मैं कि साहब संघीय सरकार के जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगे। यानी केंद्र सरकार कोई भी काम करेगी तो वो किसके नाम से जारी होंगे, वो कार्य राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगे। क्लियर है। क्योंकि वो संवैधानिक अध्यक्ष है संघीय सरकार का। आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है ये। और आपको बता दूं कि जब तक नवीन लोकसभा का गठन हुआ, जैसे हाल ही में मान लीजिए अपन बात करें 17वीं लोकसभा की, तो 17वीं लोकसभा जो थी आपकी, 17वीं लोकसभा में जब तक नया परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, अभी वर्तमान में आपको पता हो तो 17वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो साहब ओम बिड़ला हैं। कौन है, ओम बिड़ला हैं वर्तमान में, जो आपके कोटा बूंदी से क्या हैं, सांसद हैं। और जब तक वो स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक राष्ट्रपति आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बना सकता है। अस्थायी अध्यक्ष का क्या होगा, आने वाले सांसदों को क्या दिलाने का काम होगा, शपथ दिलाने का काम होगा। और इसके साथ साथ
वो कब तक रहेगा पद पर, जब तक परमानेंट लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। परमानेंट का मतलब उसका उस लोकसभा का कार्यकाल रहेगा उतने दिन तक, नहीं चुन लिया जाता है तब तक वो अस्थायी अध्यक्ष उस पे पद पे रहेगा, और जैसे ही वो चुन लिया जाएगा वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान में आपको बता दूं कि 17वीं लोकसभा में वीरेंद्र सिंह क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे। क्लियर है। और अब अपन आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल 148 की। 148 के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी केग, क्रमचौलर ऑडिट जनरल की नियुक्ति होगी। और वर्तमान में केग अध्यक्ष कौन है, आगे हम केग पढ़ाएंगे तब पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि केग क्या है। तो आगे चर्चा करेंगे, जब चैप्टर चलेगा तो हम बिल्कुल आर्टिकल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप टेंशन मत कीजिए और जुड़े रहिए हमसे लगातार आपके अपने जिनोलिया सर के साथ। और वर्तमान में हम केग की बात करें तो केग अध्यक्ष कौन है, तो राजीव महर्षि हैं। क्लियर है। आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। क्लियर है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 के अकॉर्डिंग 239 के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करेगा। और आर्टिकल 316 के अकॉर्डिंग यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। कौन, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 316 के अकॉर्डिंग। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद सक्सेना है। क्लियर है। कौन है, अरविंद सक्सेना है। अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है। फिर बात करते हैं साहब अपन कि अनुच्छेद 338 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा, एससी बोले तो शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रामशंकर कठेरिया हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आरपीएससी के आप पुराने पेपर देखोगे 10 से 15 साल पुराने, और उसने अगर आरपीएससी ने कोई भर्ती कराई है और अगर उसने आयोग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप पुराने पेपर उठा के देखो, और मुझे मतलब आप जब उस पेपर को पढ़ोगे तो आपको शायद यकीन हो जाएगा मेरी बात पे कि उसने सबसे ज़्यादा बार एससी अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि वो कौन है। तो उस वक्त जब उसने पूछा था तब क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं, तो वर्तमान में रामशंकर कठेरिया हैं। क्लियर है। आर्टिकल 338 ए के अकॉर्डिंग या कै के अकॉर्डिंग हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एसटी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होगी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नंद कुमार साय हैं। कौन है, वो नंद कुमार साय इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 340 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखिए राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, नोट में हमने कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र का घोषित कर सकता है, और राष्ट्रपति अन्य देशों में क्या कर सकता है, राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेगा। क्लियर है। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। देखिए हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कहा था कि सब 3 प्रकार की होती हैं। पहला हमने बताया नियुक्ति संबंधी शक्ति, तो दूसरा पॉइंट क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 74 जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता दूं आपको कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा और जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। जैसे ही उसने कहा कि 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति खुद की सलाह के लिए जब मंत्री परिषद का गठन करने जा रहा है तो उस गठन जो मंत्री परिषद जो बना रहा है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और अगले ही आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की क्या कर देगा, राष्ट्रपति नियुक्ति कर देगा। क्लियर है। तीसरा बिंदु कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का, आयोगों का गठन। देखिए आयोगों के गठन में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उन्हीं पे चर्चा अपन करेंगे। यानी कौन कौन से आयोग होंगे उन पे चर्चा करेंगे। सारे आयोगों पे चर्चा हो नहीं सकती है क्योंकि उसके लिए अपन अलग से एक चैप्टर बनाएंगे जिनमें जितने भी आयोग होंगे उस पर अपन चर्चा करेंगे। आयोग के गठन की बात करें तो सबसे पहला है वित्त आयोग। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग और क्वेश्चन भी अच्छे खासे पुटअप होते हैं। तो इसका गठन कब कौन से आर्टिकल में है, तो देखिए अनुच्छेद 280 में। कितने साल के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। इसकी स्थापना कब हुई, 22 नवंबर 1951 को। किस प्रकार का निकाय है ये, तो एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति पीएम की सलाह पर होती है, लेकिन करेगा कौन, राष्ट्रपति। याद रखना। सदस्य संख्या तो 4+1 बोले तो 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, केसी नियोगी, 1952 से 57 तक है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष
वाई रेड्डी एंड 15वें वित्त आयोग NK सिंह। ठीक है, तो याद रखना आपको, एक तो पहला याद रखना है और 15वां एंड 14वां याद रखना है। उसके बाद में अगले आयोग की बात करें अपन तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है, ये आयोग एकमात्र ऐसा आयोग है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एकमात्र ऐसा आयोग है जो गुलाम भारत में बना हुआ है। क्लियर है, अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा इसका क्या किया गया था, इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है और राष्ट्रपति द्वारा इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होती है। उसकी चर्चा हम आयोग जब पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मोस्टली मुख्य चीज़ें डाली गई हैं। अब बात करते हैं कि साहब इसकी प्रारंभ इसका कब से माना जाता है, तो आपको बता दूं कि इसमें मैं लिखना भूल गया, बता देता हूं कि 1924 में 1924 में ली कमीशन की सिफारिश पर, याद रखना कौन सी कमीशन की सिफारिश पर, तो मैं एक बार पुनः कह रहा हूं आपको कि ली कमीशन की सिफारिश पर, दोस्तों याद रखना ली कमीशन की सिफारिश पर इसका प्रारंभ हुआ था और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है तो बताने की जरूरत नहीं है, नई दिल्ली है और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये किसी के प्रेशर में रहकर काम नहीं करता है, अपनी स्वतंत्र है और अपनी जो भी इनके नियम हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। क्लियर है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको आप इसमें कि साहब इसमें सदस्य संख्या तो देखिए 8 + 1 9, इसमें सदस्य संख्या जो है वो 9 से 11 हो सकती है और ये मैंने 8 + 1 9 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्तमान है। क्लियर है, यानी इसमें कम से कम 9 और मैक्सिमम 11 हो सकती है। मूल संविधान में आपको बता दूं कि सदस्य संख्या का कोई उल्लेख नहीं दे रखा। दोस्तों एक बार पुनः सुनना कि मूल संविधान में सदस्य संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन, तो सर रोश बेकर रहे हैं और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन, HK कृपलानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो अरविंद सक्सेना और अरविंद सक्सेना ने किसका स्थान लिया है, तो विनय मित्तल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है, विनय मित्तल का स्थान लिया है। अगली चर्चा हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। उसकी ऑलरेडी हम चर्चा की कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 324 में इसका गठन का उल्लेख है और स्थापना की बात करें अपन तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, तो सुकुमार सेन। और अगर पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछी जाए तो BS रमा देवी। और वर्तमान में कौन है, तो याद रखना वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से निरंतर पद पर आसीन है। किसका स्थान लिया है, तो OP रावत का स्थान लिया इन्होंने। और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो अशोक लवासा एंड सुभाष चंद्रा एट ए प्रेजेंट टाइम है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन गया कि सब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। और आपको बता दूं कि पहली बार 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। अब बात करें अपन अगले इस पे कि आयोगों में और कार्यपालिका संबंधी शक्ति समापन की ओर चल रही है और नियुक्ति संबंधी शक्तियों की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि इसका जो 3 पार्ट बताए थे, पहला नियुक्ति संबंधी शक्ति, दूसरा हमने बताया था कि आपकी मंत्रिपरिषद का गठन और तीसरा आयोगों का गठन। आयोगों के गठन में लास्ट बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं अपन भाषा आयोग का गठन। भाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 343 में है और अपन कहें कि भारत की सब राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। देखिए राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा, जिस भाषा में राजकाज का काम हो तो वो हिंदी है। और हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ जब हिंदी पे बात चल रही है तो हमें दिवस भी मालूम होने चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साहब, 14 सितंबर को। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हम कहें भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य तो आंध्र प्रदेश 1956। अगर हम कहें कि भारत का एकमात्र स्टेट जिसकी राजकीय भाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो वो है नागालैंड। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि भारत का वो पहला राज्य जिसने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया। इसका मतलब समझते हो क्या, उसकी जो पहली भाषा है, फर्स्ट भाषा है, वो तो हिंदी है ही है। इसके अलावा हम कहना चाह रहे हैं कि उसने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को राजकीय दर्जा प्रदान करवाया, वो उत्तराखंड है। और हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने भारत का वो राज्य, हाल ही की बात कर रहे हैं, जिसने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा प्रदान कराया, तो वो हिमाचल प्रदेश है। क्लियर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और कल अपन इसके आगे नेक्स्ट जो शक्तियाँ होंगी, विधायी शक्तियाँ हैं आपकी, न्यायिक शक्तियाँ हैं आपकी, इसके अलावा अपन बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ हैं। उसके बाद में एक एक राष्ट्रपति पे अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ने अपने अपने कार्यकाल में क्या क्या खास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और
अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन इनको दबाइए। हम आपसे निरंतर जुड़े रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। कल अपन सेम टाइम पे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।